हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। यानी कि न्यून मांग क्या होती है, अधिमांग क्या होती है। इसको तो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में भी समझा था। और न्यून मांग की समस्या से अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं, अधिमांग की समस्या से अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं, इनके क्या क्या कारण होते हैं, उन सबको हमने पिछले वीडियोस में बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल के बारे में। वैसे तो जो ये टॉपिक है इनके बारे में हमने पहले ही चर्चा की हुई है कि स्फीतिक अंतराल किसकी वजह से उत्पन्न होता है, अविस्फीतिक अंतराल किसकी वजह से उत्पन्न होता है। वो सारी वीडियो आपको ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम बेसिकली इनके डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को समझेंगे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। उसके बाद में जब आप इन पॉइंट्स को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पॉइंट्स लिख कर कैसे आने हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो को और समझते कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले स्फीतिक अंतराल की बात करते हैं। तो स्फीतिक अंतराल उस समय उत्पन्न होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होती है। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो काफी शॉर्ट है और ये समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। बुक के अंदर आप देखोगे तो एक लॉन्ग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिनसे समझना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप इन पॉइंट्स को रीड करोगे उसके बाद आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और जो बुक के अंदर बड़े बड़े पॉइंट्स है उनकी फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होती है तो उस सिचुएशन को हम स्फीतिक अंतराल की सिचुएशन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है अविस्फीतिक अंतराल। तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी कि स्फीतिक अंतराल में क्या है, समग्र मांग ज्यादा है और जो पूर्ति है वो कम है। तो अविस्फीतिक अंतराल में क्या होगा, समग्र मांग कम हो जाएगी और जो समग्र पूर्ति है वो बढ़ जाएगी। तो जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम रह जाती है तो उसको हम अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो पूर्ति होती है उसमें कोई डिफरेंस यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो चेंज होने वाली चीज है वो सिर्फ समग्र मांग है। जब मांग बढ़ जाती है, पूर्ति जितनी है अर्थव्यवस्था में उतनी रहती है। क्यों रहती है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इसलिए रहती है क्योंकि उत्पादन के जो संसाधन होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से उत्पादन किया जाना होता है, उनकी संख्या पहले से ही निश्चित होती है। यानी कि जितने अर्थव्यवस्था के अंदर आदमी मौजूद होते हैं जो काम करना चाहते हैं, उन सभी को काम मिला हुआ है। ऐसे टाइम पर टेक्नोलॉजी में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है और इसकी वजह से उत्पादन को एकदम से नहीं बढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे कि क्या पूर्ति में प्रभाव पड़ता है, तो ये बात आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। हालांकि यहाँ पर इन पॉइंट्स को कहीं भी एक्सप्लेन आपको नहीं करके आना है कि पूर्ति कभी नहीं बदलती है, लेकिन आपको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पता होनी चाहिए कि जो समग्र पूर्ति होती है वो एक अपने कांस्टेंट वैल्यू पर रहती है। जो बदलने वाली चीज है वो सिर्फ मांग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होती है तो स्फीतिक अंतराल होता है। और जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होगी, यानी कि जब मांग कम होगी, तो वो अविस्फीतिक अंतराल होता है। पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप सिर्फ मांग को भी याद रख सकते हो कि जैसे मांग ज्यादा तो स्फीतिक अंतराल, मांग कम तो अविस्फीतिक अंतराल। अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है। तो स्फीतिक अंतराल में आपको याद रखना है कि बेरोजगारी की कोई भी स्थिति नहीं होती है। यानी कि जितने लोग अर्थव्यवस्था के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको काम की जरूरत है और जो काम करना चाहते हैं, उन सभी को काम मिला हुआ है। अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसको आप समझ लो। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो जाती है अर्थव्यवस्था में। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उत्पादकों के पास पहले ही सामान रखा हुआ है जो बिना बिके रह जाएगा। तो वो उत्पादक क्या करेंगे, पहले उस सामान को बेचने की कोशिश करेंगे जो उनके पास पहले से रखा हुआ है, जो भी बिका हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक उत्पादक है जो बिस्किट की फैक्ट्री का मालिक है, यानी कि वो बिस्किट का उत्पादन कर रहा है। सपोज करो उसने एक साल में 100 बिस्किट के पैकेट बनाए हैं, 100 में से उसके खाली 90 बिस्किट के पैकेट ही बिक पाए, 10 रह गए। इसी तरह से दूसरे साल में भी 20 रह गए, 80 बिक पाए, फिर 70 बिक पाए, 30 रह गए। तो आप देखोगे जो स्टॉक है उसका ये बढ़ता ही जा रहा है। तो उत्पादक क्या करेगा, अपने स्टॉक को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जो वर्तमान का उत्पादन है उसको वो रुकवा देगा। उत्पादन रुकवाने के लिए वो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से कुछ परसेंट को निकाल देगा काम पे से कि अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है, अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आपको ये लिखना है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर मांग नहीं है
मांग नहीं है तो उत्पादक क्या करेंगे, अपने उत्पादन को कम कर देंगे क्योंकि उनके पास पहले से सामान बचा हुआ है, तो उस सामान को बेचेंगे। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाएगी। यहाँ पर स्फीति अंतराल में बेरोजगारी जैसी स्थिति कोई भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसके कारण मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होता है। हमें पता है जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीतिक अंतराल की सिचुएशन होती है तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होता है। अब मजदूरी कीमत जाल क्या होता है उसको हम समझते हैं। मजदूरी कीमत का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा हो जाती है तो मजदूरी जो होती है मतलब मजदूरों की वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो मजदूर होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि आप हमारी फैक्ट्री में काम करो। दूसरा फैक्ट्री मालिक बोलता है कि आप हमारी फैक्ट्री में काम करो। तो जितने मजदूर हैं उनकी मजदूरी बढ़ जाती है क्योंकि मजदूरों की ही डिमांड बढ़ जाती है। तो जब मजदूरी हाई हो जाएगी उसकी वजह से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उत्पादक, तो जो उसकी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की वो भी हाई हो जाएगी। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई हो जाएगी तो उसकी वजह से जो वस्तु की कीमत है वो भी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ज्यादा मजदूरी से ज्यादा कीमत हो जाती है वस्तुओं की, और वस्तुओं की ज्यादा कीमत होने से मजदूरी दोबारा से ज्यादा हो जाती है। अब जिन स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है उनको मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि अभी अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीतिक अंतराल फैला हुआ है, यानी कि अभी डिमांड ज्यादा है और पूर्ति कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी फैक्ट्री के मालिक होंगे वो सभी वो मजदूरों को बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ पे काम करो। तो जितने भी मजदूर अर्थव्यवस्था में होंगे उनकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था में पहले से वस्तुओं की मांग है वो बढ़ी हुई है। तो सभी उत्पादक क्या चाहेंगे कि मैं अपना ग्रेटेस्ट लाभ कमा सकूं, तो वो क्या करेंगे, सभी मजदूरों को हायर करने की कोशिश करेंगे। तो मजदूरों को जो पैसे दिए जाते हैं वो बढ़ जाएंगे। सपोज करो एक मजदूर है जिसको 500 रुपए दिए जाते हैं एक दिन में काम करने के। अब जब मार्केट के अंदर स्फीति का अंतराल फैला हुआ है तो उस मजदूर को 700 रुपए एक दिन के दिए जाएंगे। इसके अलावा जब वो मजदूर पहले काम कर रहा था तो उसकी वजह से कुछ सामान बना रहा होगा। सपोज करो वो पहले बिस्किट बना रहा था, तो जो उत्पादक होगा वो उस बिस्किट के पैकेट को 5 रुपए का बेचेगा क्योंकि उसके पास में सस्ता मजदूर है तो वो सस्ता सामान बेच पाएगा। अब वही मजदूर जब काम कर रहा है उनके पास में तो वो 700 रुपए ले रहा है क्योंकि उसकी मजदूरी बढ़ गई है। तो मजदूरी बढ़ने की वजह से जो उत्पादक होगा वो बिस्किट के पैकेट का प्राइस भी बढ़ा देगा। वो अब इसको 7 रुपए एक बिस्किट का प्राइस रखेगा कि उसकी वजह से तभी तो वो लाभ कमा पाएगा उत्पादक। तो इसकी वजह से ही जो वस्तुओं की कीमत होती है वो बढ़ जाती है। तो मजदूरी बढ़ने से कीमत कैसे बढ़ती है उसको हमने इस एग्जाम्पल से देखा है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझने में मदद करेगा। अब जो इसका नेक्स्ट वाला है कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो उससे मजदूरी दोबारा बढ़ जाएगी। हमें पता है जब अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो जितने भी लोग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं वो अपनी डिमांड कर देते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी सैलरी ज्यादा कर दो। तो उसकी वजह से ज्यादा कीमत की वजह से दोबारा ज्यादा मजदूरी होगी और ये एक सिचुएशन बन जाती है जाल की तरह। इसलिए इसको बोलते हैं कि यह मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न करती है स्फीतिक अंतराल। नेक्स्ट क्या है, अब स्फीतिक अंतराल में क्या होता है, इसमें भी एक जाल उत्पन्न होता है लेकिन वो मजदूरी कीमत का नहीं होता है। वो जाल निम्न स्तरीय संतुलन जाल होता है। अब निम्न स्तरीय का मतलब क्या होता है, हमें पता है अब स्फीतिक अंतराल में क्या होगा, जो मांग है वो कम हो जाएगी। यानी कि जितने भी लोग अर्थव्यवस्था में वो अपनी अपनी मांग को कम कर देंगे। मांग कम होने की वजह से क्या होगा, जितने भी उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं वो ये देख लेंगे कि अर्थव्यवस्था में अभी तो किसी भी चीज की ज्यादा डिमांड नहीं हो रही है। ज्यादा डिमांड नहीं हो रही है इसका मतलब जो उनका सामान है वो अभी भी बिना बिके हुए रह रहा है। जैसा हमने भी एक एग्जांपल से समझा था कि जो उनके पास में सामान बचा हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है उनका, तो अभी भी उनके पास में बहुत सारा सामान बचा हुआ रह जाएगा क्योंकि लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। मांग नहीं कर रहे तो उनका सामान बिना बिके रह जाएगा। जब उनके पास में सामान बिना बिके रह गया तो जो अभी मजदूर उनके पास काम कर रहे हैं वो उनको थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर भेज देंगे कि वो उनसे बोलेंगे कि अभी तो ज्यादा काम है नहीं, तो वो उनको काम पे से निकाल देंगे। तो जब वो मजदूर काम पे से निकल जाएंगे तो निम्न मांग की वजह से उन जो मजदूरों को आय मिल रही थी वो कम कर दी जाएगी या उनको काम पे से निकाल दिया जाएगा। तो निम्न मांग की वजह से निम्न आय की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि मार्केट के अंदर मांग नहीं है तो उत्पादकों के अंदर उत्साह नहीं है उत्पादन करने का, और जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी या उनको काम पे से निकाल दिया जाएगा। ये थी पहली सिचुएशन। अब दूसरी क्या होगी, जब लोगों के पास पैसा निम्न पहुंचा है, यानी कि जो मजदूर है उनके पास में कम पैसा आया है क्योंकि आपको पता है अर्थव्यवस्था गोल है। यानी कि एक मजदूर है जो यहाँ पर काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही अब मार्केट में जाएगा सामान खरीदने के लिए। तो अब उसके पास में अगर पैसा ही कम आया है
उससे दोबारा वो कम मांग करेगा। एक जाल की सिचुएशन बन जाती है कि जहां पर मांग कम है तो उत्पादक क्या करेगा, सैलरी कम देगा। सैलरी कम मिली है तो उसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से कम मांग करी जाएगी। तो मांग और आय के बीच में जो निम्न स्तरीय संतुलन जाल होता है वो अविस्फीदित अंतराल के कारण होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्फीतिक अंतराल की वजह से मजदूरी कीमत जाल होता है और अविस्फीदित की वजह से निम्न मांग होगा, निम्न मांग से निम्न आय होगी। जब लोगों के पास कम आय है तो वो कम मांग करेंगे। तो ये जो इसका चक्र होता है वो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट में इसका जो सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट सबसे पहले दे रखा है बुक के अंदर, इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है। जब आपने इतनी सारी चीजें समझ लिया आसानी से तो आप इस डेफिनेशन को अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। अगर आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात इसमें कह रखी है। तो परिभाषा है इसकी स्फीतिक अंतराल की, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी कि पूर्ण रोजगार संतुलन कब होता है, जब एएस और एडी बराबर होती है। अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु और सेवाओं की पूर्ति होती है उतनी ही उनकी मांग होती है। तो जब दोनों बराबर होगी तो जितनी समग्र मांग की आवश्यकता है, अगर समग्र मांग उससे ज्यादा है तो इसके अंतर को ही हम स्फीतिक अंतराल कहेंगे। इसमें यह बात बोली गई है कि अर्थव्यवस्था में अगर समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होगा। यहाँ पर एडी माइनस एएस का मतलब ये है कि एडी और एएस को अगर हम माइनस करेंगे तो एडी जो है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एएस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बात सिर्फ इतनी सी है और इसको समझाया गया वर्ड्स में इतना बड़े तरीके से। तो आपको यही समझना है कि बोला क्या जा रहा है। अगर आपको ये पता लग गया कि बोला क्या जा रहा है तो पॉइंट्स तो आप अपने हिसाब से भी लिख के आ सकते हो। अब स्फीतिक अंतराल को भी देख लेते हैं एक बार। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी कि एडी और एएस को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, अगर मांग उससे कम हो जाएगी तो इसके अंतर को ही अविस्फीतिक अंतराल कहेंगे। तो बात इसमें खाली इतनी कही गई है कि अगर एडी एएस से छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब कि एडी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एएस, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे कि वो अविस्फीतिक अंतराल है। अगर एडी और एएस को माइनस करेंगे तब एडी छोटा रह जाएगा और एएस बड़ा हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग कम होती है एज कंपेयर टू समग्र पूर्ति, तो उस सिचुएशन को हम अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो इनकी डेफिनेशन है दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया है। बात सिर्फ आपको इतनी ध्यान में रखनी है कि एएस और एडी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। अगर एडी ज्यादा होगा तब स्फीतिक अंतराल होगा, अगर एडी कम होगा तब अविस्फीतिक अंतराल होगा। इसके अलावा ये बात आपको याद रखनी है कि बेरोजगारी की स्थिति कहाँ पर उत्पन्न होगी। जब डिमांड ज्यादा है अर्थव्यवस्था में तब तो बेरोजगारी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। उत्पादक सभी लोगों को काम पे लगा देंगे, जो भी मजदूर मार्केट के अंदर होंगे, क्योंकि उत्पादक क्या करेगा, अपना फायदा देखेगा। इसके अलावा अगर मांग नहीं है अर्थव्यवस्था में तब बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि उत्पादक क्या करेगा, अपने घर से पैसे तो देगा नहीं, जितने मजदूर काम कर रहे हैं तो उन मजदूरों को काम पे से निकाल देगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। स्फीतिक अंतराल की वजह से मजदूरी कीमत ज्यादा उत्पन्न होगा, यानी कि ज्यादा मजदूरी की वजह से ज्यादा कीमत, और जब ज्यादा कीमत हो गई है तो मजदूर अपनी मजदूरी की ज्यादा मांग करेंगे। तो ज्यादा कीमत की वजह से ज्यादा मजदूरी और ज्यादा मजदूरी की वजह से ज्यादा कीमत की स्थिति उत्पन्न होती है स्फीतिक अंतराल में। अब स्फीतिक अंतराल में सिचुएशन इससे अपोजिट रहती है। मांग कम होने की वजह से आय कम मिलती है, और आय जब लोगों के पास कम होगी तो वो मार्केट के अंदर मांग भी कम करेंगे। तो ये इसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप इसको फर्दर रीडिंग करने के लिए आपके ये काम आएगी। ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल लिखे गए हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसको लिखा जाना है, कैसे कैसे इसको समझा जाना है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए इससे पिछले वाले वीडियोस में, सबको एक बार रिवाइज कर लो। अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, बुक के अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं टॉपिक वाइज उनको रिवाइज कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।